दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड एजुकेशन आई में। आज हम भारतीय इतिहास के लुसेंट की जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाला, उससे हम प्राचीन इतिहास का टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। क्योंकि आपका जो लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ एक परिचय देता है, आपको एक तरीका देता है पढ़ने का, लेकिन अभ्यास करने का तरीका लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक देता है। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तो उसको आप ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास की पहली टॉपिक समान परिचय से शुरू करेंगे। हर एक जो इतिहास 3 भागों में जैसे बांटा गया है, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक। तो प्राचीन का एक अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें सारे के सारे वीडियो डाल देंगे, आप सीरीज क्रम से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। इतिहास में अतीत का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये कथन है थ्यूसिडाइसिस का। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? तो हेरोडोटस हो गया। फिर है इतिहास का पिता। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी हेरोडोटस होगा। फिर है इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह किसका कथन है? इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह किसका कथन है? यह हीगल साहब का कथन है। फिर है 7वां क्वेश्चन, हम इतिहास से यह सीखे कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? यह भी हीगल साहब का कथन है। फिर अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। 8 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स का दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका जो आंसर होगा, इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स इसी बुक में, इसी सिद्धांत के तहत जो है वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था। तो क्वेश्चन भी है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से सुलझाया? तो इसका आंसर होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है सीले का है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है। मिलान में कहना है कि ओकसाट ये लेखक है, ये भी सब सारे के सारे लेखक हैं, इतिहासकार हैं। तो किसने क्या इतिहास की परिभाषा दी वो बताना है। तो ओकसाट के अनुसार है 3 नंबर, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। फिर ट्रेवलियन है बी नंबर में, ये कहा है 4 नंबर, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। फिर सी नंबर कोलिंगवुड है, ये अपने तरह से परिभाषा देते हैं और ये कहते हैं कि नंबर 1 में संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। बाकी ब्यूरी, डी नंबर ब्यूरी है, डी का 2 आंसर होगा। तो ये कहते हैं कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो सभी ने अपने अपने तरह से परिभाषा दिया। 13 का ए नंबर आंसर होगा। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये कहा था बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। इतिहास एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? तो E.H. कार ने ये कहा था। फिर 16 नंबर, BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। उसी प्रकार AD का अर्थ होता है एनो डोमिनो, ऑप्शन नंबर ए। फिर 50 ईसा पूर्व कब आएगा?
तो अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं कि कब आएगा नहीं आएगा, तो आप इतिहास पढ़ना ही छोड़ दीजिए। तो 18 नंबर का जो आंसर होगा बी होगा, 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा, क्योंकि ये सब घटते क्रम होते हैं। 150 ईसा पूर्व के एक साल बाद क्या होगा, 149 ईसा पूर्व। इसी तरह से घटते घटते 50 ईसा पूर्व आएगा, मतलब 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा। फिर उसी तरह का ये सब क्वेश्चन है। 1015 शताब्दी किस शताब्दी में आएगा ईस्वी, तो ये क्या हो जाएगा, 11वीं शताब्दी ईस्वी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर, डी। फिर अगला मिलान करना है आपको कि क्या किस ईस्वी में कौन से मतलब संवत शुरू हुई। तो विक्रम संवत जानते हैं 58 ईसा पूर्व में शुरू हुई। शक संवत कब हुई, 78 ईसा ईस्वी में। उसी प्रकार गुप्त संवत 319 या 320 ईस्वी में। फिर एक कली संवत 3102 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। तो एक संवत जो है 3102 ईसा पूर्व, ये कली संवत। तो सबसे पुराना संवत अगर पूछे जाए कौन है, तो 3102 ईस्वी कली संवत। तो ये हो गया 248 ईसा पूर्व, फालतू दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत के बारे में आप जानते हैं 58 ईसा पूर्व। इसमें दोनों दिया गया है, तो इसमें अगर ये दिया है तो 57 ईसा पूर्व आप मारिए, ठीक है। सी आंसर होगा 21 का सी। कहीं कहीं 58 भी शुरू करता है, 58 ईसा पूर्व भी माना जाता है, कहीं कहीं 57 ईसा पूर्व भी माना जाता है। हालांकि 58 ईसा पूर्व बहुत ज़्यादा किताबों में दिया रहता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन लुसेंट ने इसे ये माना है, तो आप यही मान के चलिए 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था, तो कनिष्क हो गया। भारत का राष्ट्रीय पंजाब किस संवत पर आधारित है, तो जानते हैं शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, चूँकि ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त मतलब प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। तो अगला क्वेश्चन इसी पर है 25, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, ये सही है। शक संवत 78 से ईस्वी से प्रारंभ हुई, सही है। गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन 1192 में, ये चारों सही होगा। ऑप्शन इसका जो है 1 2 3 सही कर रहा है, लेकिन ये चारों आंसर होगा, ठीक है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना करी थी, तो ये भी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। निम्नलिखित में वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता था, तो ये तेरेकूटक संवत होगा। फिर चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन, चालुक्य शासक एक थे विक्रमादित्य 6, इसने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था। इसी के दरबार में बिलहन रहा करते थे। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो नया संवत कौन चलाया था, लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर डी। यही चलाया था 1119 ईस्वी में। कौन सा संवत चलाया था, लक्ष्मण संवत। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, तो शक संवत की इतना आगे है ईस्वी से 78 ईस्वी, तो इसमें से क्या करेंगे, 78 घटा दीजिए तो 1931 हो जाएगा। फिर विक्रम संवत 2070 की ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा, तो ये ईस्वी में ईस्वी है, तो ईसा पूर्व भूल से नहीं मारिएगा, तो इसमें कितना घटाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, विक्रम संवत 58 ईस्वी घटा दीजिए तो 57 2013 ईस्वी लगभग आता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 32 का क्या हो जाएगा, डी आंसर। आपको बताना है कि विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ में कितने वर्षों का अंतर है, तो उधर 78 वर्ष, इधर 57 ईसा पूर्व, 8 7 15 135 बरस, ये हो गया।
ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सब ऐसे चीज़ है, फालतू वाला चीज़ है। अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, वही है, जोड़ घटा करके आपको करना पड़ेगा। देखिए जैसे देखिए यहाँ क्या है, पुलकेशिन प्रथम का एक बादामी शिलालेख है, उस पर 465 वर्ष दिनांकित है, मतलब 465। यदि कराए कि यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो वर्ष क्या होगा, तो कर आए विक्रम संवत में। तो विक्रम संवत कब चालू हुआ? 58 ईसा पूर्व। तो इसको बताइए, 58 ईसा पूर्व को चेंज करना है, ये क्या बोलते हैं, शक वर्ष 465 को चेंज करना है विक्रम संवत में। तो शक संवत 78 ईस्वी आगे है, और ये शक संवत विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व जो है पीछे है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 135 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 465 प्लस 135 600। तो यही होगा 34 का, ये हो जाएगा 600 ईस्वी। फिर आगे देखिए, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका हो जाएगा भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया था किसने? तो ये बिलर्ड लिब्बी ने किया था। अब देखिए, कास्ट अस्थि शंख के पुरातत्वीय नमूनों के काल को निर्धारण करने की निम्नलिखित में से कौन सा विधि अपनाया जाता है? तो कार्बन 14 अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो जीवाश्म के लिए ये प्रयुक्त होती है। प्राग ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने क्या करना सीखा, लिखना सीखा। जब लिखेगा तभी इतिहास बनेगा, तो लिखना सीखा। मानव के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो यह जगह 600 ईसा पूर्व। यहीं पर द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई, यहीं पर महाजनपद का उदय हुआ, यहीं पर लोहा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, यहीं पर जो है सिक्के वगैरह का भी, मतलब यहाँ से सिक्का भी, मुद्रा का भी चलन हुआ 600 ईसा पूर्व के आसपास से। यहीं पर गौतम बुद्ध दिखाई पड़ते हैं, यहीं पर धार्मिक आंदोलन विभिन्न प्रकार के देखने पड़ते हैं, जैन धर्म, गैन धर्म, बुद्ध धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म यहाँ उदय होते हैं इस समय में। अब देखिए, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रमाण मिला है लेखन का। आदि ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब वह होता है जिसमें कि लिखित प्रमाण भी मिला है, पुरातात्विक स्रोत भी मिला है, लेकिन लिखित प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु सभ्यता को जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो ये 22 मार्च या 21 मार्च इसका आंसर होगा। ये सब पूछा नहीं जाता है, हालांकि ये कहने का मतलब इसका शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है आप लोग का नेशनल कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, ये बात तो जानते ही है। तो इसमें जो है एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तदनुरूप, मतलब एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कौन सा डेट आएगा? तो 22 मार्च या 21 मार्च आएगा। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भाग में बांटा है? तो ये जानते हैं, इस लुसेंट में प्रथम पेज में दिया गया है इसके बारे में, सेल्सियस के बारे में, कि इसने जो है जर्मनी वैज्ञानिक था, ये सबसे पहले जो है क्या किया था, सबसे पहले ही जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा था। तो ये जो है 44 का डी हो गया। तो इस तरह से जो है प्रथम वीडियो समाप्त। अब दूसरा ऐतिहासिक स्रोत से वीडियो आएगी, तो आप तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।